हम प्रोग्राम कहते हैं तो जिसमें आपने एडमिशन ले लिया है वो मतलब है, ठीक है। सर्टिफिकेट इन गाइडेंस में आपने एडमिशन लिया है और सर्टिफिकेट इन गाइडेंस में 4 पेपर्स आपको हैं। 4 पेपर्स को कोर्सेज बोलते हैं। तो पहला पेपर है NES 101, दूसरा पेपर है NES 102 और तीसरा पेपर है NES 103 और 104। ये है आपका 4 पेपर्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में आपको बता दूं, आप अपने साइड का माइक ऑफ कर लेंगे ताकि आपके साइड का जो डिस्टरबेंसेज है वो हमें नहीं मिलेगा, और जब हम लोग इंटरेक्शन में होंगे तो आपको बता देंगे कि आप जो है अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए, ठीक है। नहीं तो आपके साइड का जो डिस्टरबेंसेज है वो हमें प्रॉब्लम करता रहेगा बात करने में। तो आप क्या करें, अपने साइड का माइक ऑफ करें और आप सुनते रहें, जब आपको बताएंगे इंटरेक्शन के लिए तो आप चालू हो जाएंगे, ठीक है। So, चलिए, very good morning to all. और now we are going to start this CIG Certificate in Guidance, and we have 4 courses. हम लोगों को क्या है, Certificate in Guidance में 4 courses, और 4 courses में पहला कोर्स क्या है, NES 101। NES 101 में हम लोग क्या कवर करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रिजिंग कर देते हैं। कवर करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें प्राथमिक विद्यालय का जो बालक होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो बच्चा होता कैसा है, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी लर्निंग कैसी होती है, उसका सोशल कंडीशन कैसा होता है, उसका इमोशनल कंडीशन कैसा होता है। हम लोग इसको बात करेंगे NES 101 में। 102 में हम लोग बात करेंगे कि उस बच्चे का, प्राथमिक स्तर का वो बच्चा है, तो उसकी जो समृद्धि है और जो विकास है उसको हम कैसे सुगम बनाएंगे। समृद्धि का मतलब ग्रोथ, ठीक है, और विकास मतलब डेवलपमेंट। दोनों में थोड़ा अंतर है, हम लोग बात करेंगे समृद्धि और विकास में क्या अंतर है, बट वो जो है नेक्स्ट पेपर है। उसके बाद तीसरा पेपर NES 103 जो है, वो उसका टाइटल है अधिगम के लिए मार्गदर्शन। अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग के लिए कैसे आप उसको गाइड करेंगे, उस बच्चे को लर्निंग के लिए गाइड करना, ये तीसरा पेपर है। और चौथा पेपर जो लास्ट पेपर है, उसमें आपको बातें करनी है बच्चों के सामाजिक संवेगात्मक विकास में मार्गदर्शन। सामाजिक मतलब वो बच्चा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के स्टेज में होता है, ठीक है, वो इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास उसके स्टेज में होता है। तो उस बच्चे को आप कैसे गाइड करेंगे। तो ये टोटल 4 पेपर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस रूप में है आपके लिए। सबसे पहले तो बच्चे को आप समझें, तो NES 101 में, NES 102 में आप बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझें, NES 103 में आप बच्चों के जो लर्निंग है उसको कैसे आप गाइड करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट पेपर है 104, उसमें आप उसके सोशल इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको बात करेंगे। तो उस डेवलपमेंट में कहाँ क्या समस्याएं होती है, तो आपको एज ए टीचर क्या गाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पेपर का कॉम्बिनेशन यदि आपके दिमाग में रहे तो हमें लगता है कि ज्यादा आसान होता है आपको उन बातों को समझने में कि हमें पेपर के बीच में क्या कुछ समझना है। तो ये जो है हमारा पेपर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। 4 पेपर ऐसे हैं और चारों पेपर को हम लोग आज, सबसे पहला जो आपका NES 101 है उसमें 3 ब्लॉक्स हैं, और बाकी जो 3 पेपर बच गए NES 102, 103, 104, इसमें 2-2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। आज पहला पेपर है जिसमें 3 ब्लॉक NES 101 में, जिसको कोर्स 1 आपका कहें NES 101, उसका हम लोग आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। और आप जानते हैं कि ये काउंसलिंग है, दिस इज नॉट ए टीचिंग सेक्शन। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है और गाइडेंस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो बढ़िया बात यह है कि आप सर्टिफिकेट इन गाइडेंस के प्रोग्राम में हैं, और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गाइडेंस कहाँ है और काउंसलिंग का, ठीक है। ऑल तो आप क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस का प्रोग्राम कर रहे हैं,
तो सबसे पहले एज ए टीचर, जब आप बीएड कर रहे होंगे, डीएड कर रहे होंगे, बेसिक ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो आपको क्या होता है कि आपको टीचर के रूप में गाइडेंस का भी रोल करना है, आपको टीचर के रूप में काउंसलर का भी रोल करना है, टीचर के रूप में आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्वर का भी रोल करना है, टीचर के रूप में आपको जो है डिफरेंट रोल्स है। हम कभी स्लाइड से बात करते हैं, टाइप में गए हुए थे, तो 10 रोल्स ऑफ टीचर्स क्या होते हैं, हमने रोल्स को थोड़ा सा कंसाइज करके 10 पार्ट में डिवाइड किया था। टीचर एज ए फिलोसफर, टीचर एज ए विजनरी, टीचर एज ए काउंसलर, टीचर एज ए गाइड, टीचर एज ए मेंटर, टीचर एज ए सेल्फ रिफ्लेक्टर। ये कुछ बातें थी जिसको हम लोग टीचर के रोल में बात करते हैं। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि हम ये समझ लें सबसे पहले कि टीचर के रोल में गाइड कहाँ है और काउंसलिंग कहाँ है। गाइडेंस का मतलब कि आप मार्गदर्शक के रूप में टीचर का क्या रोल होता है, फिर काउंसलर के रूप में आप काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलर का क्या रोल। सबसे पहले यहाँ पर आपको अब इस प्रोग्राम से गुजर जाने के बाद, और एटलीस्ट आप टीचर है, डीएड किए हुए, बीएड किए हुए या करेंगे, तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद अब आपको इस बात की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गाइडेंस कहाँ है और काउंसलिंग, ठीक है, मार्गदर्शन कहाँ है और काउंसलिंग का मतलब परामर्श कहाँ है। अरे एक लाइन में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और हमेशा याद रहेगा वैसा तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। मार्गदर्शन क्या है, आप जैसा शब्द से ही स्पष्ट है, गाइड करना है किसी को मार्ग का दर्शन कराना है। मार्ग क्या है, वो यदि बीएससी कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन से मार्ग उपलब्ध है, मतलब वो इंजीनियरिंग कर सकता है, वो यदि बायो बैकग्राउंड का है तो बायोटेक्नोलॉजी में जा सकता है, वो यदि वो मेडिकल के फील्ड में नहीं जा सका तो फार्मास्यूटिकल के फील्ड में जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकता है। ये कुछ बातें हैं जो उसको बढ़िया से तो समझाना, तो ये मार्गदर्शन करना है उसको। बीएससी करने वाले बच्चे को, बीए करने वाले बच्चे को, बीकॉम करने वाले बच्चे को सो मार्गदर्शन कराना कि वो क्या कर सकता है। आपका बच्चा हो सकता है इंटरमीडिएट में पढ़ रहा हो, मैट्रिक पास किया है, मैट्रिक तक सारे लोगों के लिए पेपर्स एक ही हैं, लेकिन उसके बाद वो साइंस पढ़ेगा कि आर्ट्स पढ़ेगा कि कॉमर्स पढ़ेगा, उसको आप यदि मार्ग बता दें तो क्या होएगा कि वो मार्गदर्शन हो जाएगा, उसको दर्शन करा दें उसके आने वाले मार्गों को खुद। तो ये चीज जो है सो मार्गदर्शन हुआ। और अगली बात क्या होती है, इसी के साथ साथ आपको क्लियर कर देते हैं कि काउंसलिंग कहाँ है, परामर्श कहाँ है। तो परामर्श के लिए सबसे पहली बात आप याद रख लें कि परामर्श क्या है। तो जब आप किसी को प्रॉब्लम में पाते हैं, किसी को कोई समस्या है, तब परामर्श की जरूरत है, ठीक है। ये सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए। मार्गदर्शन में आप अपनी जानकारी के मुताबिक उसको गाइड करेंगे कि देखो आप साइंस पढ़ रहे हो ना, आपके लिए ये रास्ते उपलब्ध है, आप आर्ट्स पढ़ रहे हो ना, आपके लिए ये रास्ते उपलब्ध है। लेकिन काउंसलिंग में क्या होएगा कि आप जब बच्चे की समस्या को सुनेंगे तो उसको परामर्श देंगे, तो आप परामर्शदाता हैं, काउंसलर हैं, और बच्चा जो है वो काउंसली है, परामर्श प्राप्त करने वाला है, ठीक। तो बहुत बहुत संक्षेप करते हुए आपको बता दें कि परामर्श के लिए निश्चित रूप से किसी समस्या का होना जरूरी है। उसको समस्या है नहीं, जबरदस्ती आप परामर्श दिए जा रहे हैं, तो आप सही काउंसलर। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ये बेसिक अंतर है कि गाइडेंस आप अपनी जानकारी और ज्ञान विज्ञान के मुताबिक आप जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है उस फील्ड का मार्गदर्शन करा रहे हैं, जबकि काउंसलिंग में मतलब हिंदी में परामर्श में आप सबसे पहले उसकी समस्या को समझते हैं, और समस्या को समझने के बाद आप जो है उन समस्याओं का समाधान देते हैं, तब आप काउंसलर है। उदाहरण के लिए हमारे इग्नू में जो है वो सारे लोग एकेडमिक काउंसलर हैं, शैक्षिक परामर्शदाता हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ एकेडमिक काउंसलिंग होता है,
हम टीचिंग का सेशन नहीं बोलते हैं कि हम इग्नो में टीचिंग करते हैं। आपकी लर्निंग को सुगम बनाने के लिए ये मटेरियल्स दिए गए और ये मटेरियल्स को सेल्फ लर्निंग मोड में डिजाइन किया गया, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड में डिजाइन किया गया। इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके जहां समस्याएं होंगी उन समस्याओं को, ये लेफ्ट मार्जिन दिया हुआ है इतना जगह, ये राइट मार्जिन दिया हुआ है, ये लेफ्ट और राइट मार्जिन में आप उस पेज में आने वाली समस्याओं को नोट करते चलेंगे। और जब हम काउंसलिंग का क्लास में आपको बुलाएंगे सप्ताह में एक दिन संडे को प्रेफरेबली, तो आपको जो है उन समस्याओं का समाधान चाहिए। इसीलिए हमारे पास काउंसलर होते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं उनको हम प्रोफेसर्स नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, उनको एकेडमिक काउंसलर बोलते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से आप में देखते होंगे किसी कानूनी जानकार को बुला लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ये लीगल काउंसलर है, नीचे में लिखा रहता है कानूनी परामर्शदाता, लीगल काउंसलर। ठीक है। सो काउंसलर शब्द को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इफ देयर इज प्रॉब्लम देन काउंसलिंग नीड्स, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन देयर शुड बी नो काउंसलिंग। ये क्लियर होना चाहिए। सो being a student of education, you should know clearly what is guidance and what is counseling. अब हमको लगता है कि अब हमारी इन बातों के बाद गाइडेंस और काउंसलिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आपको गाइडेंस कहाँ है और काउंसलिंग कहाँ है, दूसरे लोग बताएं चाहे नहीं बताएं, आप जो है जरूर बता सकेंगे, आपको कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो आपसे हम फर्स्ट शेयर करना चाहते थे, क्योंकि आपका प्रोग्राम ही है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, और गाइडेंस को आप नहीं समझ सकें, गाइडेंस जहां भी आप बात करेंगे तो तुरंत लोग बोल देगा कि अच्छा काउंसलिंग क्या होता है, गाइडेंस तो आपने ठीक बता दिया, काउंसलिंग क्या होता है, तो वो काउंसलिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अब आप नहीं बताएंगे तो आपको बताएंगे कि पता नहीं क्या आपने आपने तो ठीक ठाक किया नहीं लगता है। ठीक है। सो कुल मिला जुला करके हम लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि सर्टिफिकेट इन गाइडेंस में गाइडेंस क्या मतलब है, ठीक है, काउंसलिंग का क्या मतलब है। जब ये समझ लें तो आपको बताएं कि बहुत आसान हो जाएगा अंदर की चीजों को समझना। प्रारंभिक विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय है उसका बच्चा कैसा होता है उसको स्टडी करना, ये पहला पेपर है, हम चलते हैं उसमें, हम उसमें बात करेंगे आपसे। बट ये बताइए कि अब ये चीज आपको क्लियर है कि गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो दोनों अलग अलग शब्द का लिटरल मीनिंग, एकेडमिक मीनिंग क्या है, ये आपको क्लियर हो गया? बताइए आमोद, बताइए आमोद, रजक बताइए, क्लियर है? माइक ऑन करके बताइए आमोद। आमोद अपना माइक ऑन कीजिए तो आपकी आवाज सुनेंगे हम। जी सर। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आप अंतर समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। इधर हम नेवी से बात करना चाहते हैं, इसको बताइए, अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अंतर स्पष्ट है? जी सर। पूरा कंसेप्ट साफ है गाइडेंस और काउंसलिंग का? जी सर। ठीक है, चलिए आप अपना माइक ऑन करें और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एक करके ब्लॉक को हम लोग लेंगे और आप इसको समझें। सबसे पहले क्या है कि पहला ब्लॉक जो है इसमें 2 यूनिट हैं। ब्लॉक के अंदर में जो चैप्टर्स होते हैं ना उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। बच्चों का मार्गदर्शन तथा उसमें शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका, इकाई 1 यूनिट 1 जो है मार्गदर्शन की प्रस्तावना दिया हुआ है, और इकाई 2 जो है बच्चों के मार्गदर्शन में अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका। आप जानते हैं मार्गदर्शन मैंने थोड़ा सा बता दिया, और आप जानते हैं कि मार्गदर्शन जो है वो किस तरीके से है, कहाँ है, ठीक है, वो क्लियर हो गया। मार्गदर्शन का अर्थ, इसकी आवश्यकता क्या है। बच्चे जो हैं उनको पता नहीं होता और वो जो है
बहुत सारी बातों में कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए ये दुनिया नया होता है, तो उनको बहुत सारी बातों की जिज्ञासाएं होती है। आप देखेंगे कि छोटे बच्चे को कहीं बाहर आप लेकर के गए तो तुरंत तुरंत में उनको समस्याएं होती रहती है, और वो जो है एक एक बात पूछते रहते हैं। कितने माता पिता जो है परेशान हो जाते हैं वो ये समझ करके कि पता नहीं ये क्यों इतना इतना पूछते जा रहा, बहुत सवाल करता है। ठीक है ना, बहुत सवाल करता है सर, जहाँ इसको बाहर लेकर के जाते हैं बहुत सवाल करता है। तो ये जो सवाल है, आप अपने साइड का माइक ऑफ कर लें, हमें आवाज मिल रही है। तो ये जो है बहुत सवाल करता है, क्या करना चाहिए, अभिभावकों की ये बातें होंगी, तो इससे घबराना नहीं है। एज ए टीचर आपको नहीं घबराना है। और आप जानते हैं कि बच्चों के लिए उसका जो घर है वो पहली उसकी पाठशाला है, और उस पाठशाला में वो जो है बहुत बहुत सारी बातें जो सीखते रहता है। ठीक है ना, उसका सोशलाइजेशन होते रहता है, उसका सामाजिकरण होते रहता है। ठीक है, और इसीलिए बच्चे घर से बहुत कुछ सीख करके निकलते हैं, और जब आपके विद्यालय में पहुंचते हैं तो उनका जो है सो और ज्यादा मार्गदर्शन होना चाहिए। ठीक है, और वो मार्गदर्शन जो है उनको बहुत सारी बातों के लिए कर सकते हैं, उनका ओरिएंटेशन के लिए कर सकते हैं, उनको छात्र तालिका बनाएंगे उसके लिए कर सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको परामर्श दे सकते हैं, उनके लिए नियोजन क्या कुछ है, एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो उसके लिए आप दे सकते हैं मार्गदर्शन। उसके बाद अनुवर्ती सेवाएं मतलब फॉलो अप, अनुवर्ती मतलब फॉलो अप, उसके बाद मूल्यांकन सेवाएं, तो इवैल्यूएशन। उसके बाद कभी कभी आप क्या करते हैं, एक ग्रुप के बच्चे को बैठा करके उसका मार्गदर्शन करते हैं, तो उसको सामूहिक मार्गदर्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है मार्गदर्शन में, जब सामूहिक किसी समूह के बच्चे को आप देखेंगे प्रॉब्लम में है, सामूहिक मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद बच्चों के व्यवहार को बेहतर तरीके से अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ व्यवहार को आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चा ऐसा ऐसा क्यों करता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, कुछ टेस्टिंग मेथड्स अपनाते हैं, कुछ टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, और टेस्ट करते हैं तो आपको उसके बिहेवियर का पता चलता है। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट से इतर, टेस्ट से अलग कुछ मेथड्स होते हैं जिसको परीक्षणेतर मेथड्स कहते हैं। आप हो सकता है कि उसका टेस्ट नहीं करेंगे लेकिन उससे बात करके ही बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे, और उसको आप सोचेंगे कि कैसा इस मार्गदर्शन चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जब मार्गदर्शन कार्यक्रम का आप आयोजन करेंगे, तो मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन आपकी पूर्व तैयारियां होती है, हमको क्या क्या कर करके चलना चाहिए। ठीक है, फिर मार्गदर्शन कार्यक्रम की योजना आप बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, और उसके बाद प्लान करने के बाद सबको बैठा करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसकी योजनाएं बनाएंगे। तो ये हुआ मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन, और ये आयोजन करने में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले आप प्लान जो है तय कर लीजिए कि क्या कुछ करना है। ठीक है, यदि वो आप नहीं पहले से किए हैं तो आपको संकट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बहुत बहुत फॉर्मेट दिया हुआ है, और इस फॉर्मेट में जो बच्चे का कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड बनाते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, ये सूचना पत्रक है, उस सब का नमूना आपके ब्लॉक में दिया हुआ है। ठीक है, और ये ब्लॉक्स जो हैं आप थोड़ा सा लेकर के समझेंगे तो आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान होएगा। अब दूसरा जो चैप्टर है जिसको यूनिट बोलते हैं, इकाई 2, उसमें बच्चों के मार्गदर्शन में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है और शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। आप जानते हैं अभिभावक जो है उनको डे टू डे, वो बच्चा 6 घंटे 7 घंटे यदि आपके स्कूल में 5 घंटे आपके पास रहता है, तो वो बाकी 24 घंटे के समय में वो अपने माता पिता के पास रहता है, भाई बहन के पास रहता है, घर में रहता है, और वो जो है आकर के कभी कभी आपको बताएंगे कि ये देखिए ना कुजूर मैडम, ये जो है ये बच्चा जो है वो कुछ हम लोगों की बातें नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। ठीक है ना, लेकिन आप जो बोलते हैं, बोलता कुजूर मैडम ऐसे बोलिए, हमको ऐसा ही करना है। ठीक है, तो आप ही थोड़ा समझा दीजिए ना इसको, ये तो हम लोग की बात ही नहीं सुन रहा आजकल। कभी कभी आपके पास वो पेरेंट्स आ जाएंगे, उनके माता पिता आ जाएंगे और बोलेंगे कि सर थोड़ा सा, तो आप बताइए ना, मैडम आप थोड़ा बताइए ना इसको, आपकी बात तो बहुत समझता है। तो अभिभावकों की अपनी भूमिका है, टीचर्स की अपनी भूमिका है। ठीक है, और
बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझना पड़ेगा आपको। इनके बच्चों की जो शारीरिक आवश्यकता है उसको समझना पड़ेगा, सामाजिक आवश्यकता है उसको समझना पड़ेगा, और संवेगात्मक जो आवश्यकता है उसको समझना पड़ेगा। समस्याएं प्राइमरी प्राइमरी लेवल का जो बच्चा है उसको इस तरीके से, उसका देखिए ना, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसका उसकी स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियां आ जाती है। मानसून हुआ, उसको फ्लू हो गया, उसको फीवर हो गया, तुरंत में वो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, तो बार बार बीमार पड़ जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे। देखो यहाँ से भींग भाग के स्कूल से जाते हो इसमें, घर जा करके जो है मम्मी को बोला तुमको ऐसे तेल लगा देंगे, तुमको ये दवा देंगे। तो इस तरीके से उसका शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी आप जो है सो निदान बता पाएंगे। उसके बाद सामाजिक रूप से वो बच्चा जो है सो इंटरेक्शन में होता है। प्राथमिक बच्चा, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, लेकिन वो अब धीरे धीरे समाज में लोगों से मिलते जुलते घुलते रहता है। तो क्या है ना, उसकी कुछ सामाजिक समस्या होती है। खाला अंकल ना बराबर जब मिलते हैं ना मैडम, तब वो डांटते ही रहते हैं। वो कभी कभी मम्मी पापा को जाकर के बात करेगा, फला मैडम जो है ना वो बहुत स्कूल में भी बहुत डांटती है, ठीक है, जितना पढ़ाती नहीं है उससे ज्यादा हमको डांटती है। अमित सर जो है ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा वो कहने लगे, ठीक है। और फला अंकल जो है वो भी बहुत दिक्कत करते हैं, जब आते हैं स्कूल से ना तो झूठ मूठ का गाली उली दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है उनकी सामाजिक समस्याएं, ठीक है, उसको आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको मार्गदर्शन करना है। संवेगात्मक समस्याएं, देखिए ना, वो बात बात में जो है वो रोना धोना चालू कर देता है। कुछ जहां पूछेंगे, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं जो पढ़ाए हैं, लेकिन वो रोना चालू कर दिया। अरे तुमसे सवाल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, तुम रोते क्यों हो, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो कुछ बता भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो समस्याएं जो है आपको समझनी चाहिए कि वो संवेगात्मक रूप से इतना कमजोर है, इमोशनली वो इतना वीक है कि उसको बूस्टअप करना। कैसे बूस्टअप करना? अरे क्या हुआ है, कुछ नहीं, हम है ना अभी फिर से बताएंगे तुमको, नहीं समझ में आया ना अभी फिर से बताते हैं, ठीक है, नहीं नहीं समझ में आ गया तो अच्छा ठीक है तब बताओ, ठीक। इस तरीके से आपको उनकी बातें समझनी चाहिए, ठीक है। और संवेगात्मक अनुकूल परिवेश उसको उपलब्ध कराना। विद्यालय का परिवेश ऐसा हो, पारिवारिक परिवेश ऐसा हो, घर और विद्यालय का तो पारस्परिक संबंध होता है। स्कूल और जो घर है दोनों में बड़ा ही पारस्परिक संबंध होता है। आप पेरेंट टीचर मीटिंग में बताते रहते हैं कि देखिए आप लोग पेरेंट्स हैं, आप इनको जो है ज्यादा बात कीजिए, और हम लोग जो कुछ बता रहे हैं वो 5-6 घंटे में बताते हैं, लेकिन आपको वहां पर इनको पढ़ने लिखने का माहौल देना है। तो ये जो है आपका पारिवारिक परिवेश बहुत जरूरी है। विद्यालय का परिवेश ऐसा हो कि वो जो है जॉयफुल लर्निंग में रहे। बच्चा जो है वो स्कूल जाना कभी भी बोझिल नहीं समझे, वो स्कूल जाने के लिए पहले से ही बोरा बस्ता तैयार करके, नहीं नहीं हम तो जाएंगे, हम तो स्कूल जाएंगे। अरे आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं नहीं ठीक है मेरी तबीयत ठीक है, दिन भर जो है तो बहुत खुश रहेगा यदि स्कूल जाएगा तो, और आप स्कूल नहीं जाने देंगे तो परेशान रहेगा, का है तो अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई। तो उसके पहले का परिवेश अच्छा लगता है, जॉयफुल लगता है, पारिवारिक परिवेश को भी उतना ही होना चाहिए, और घर और विद्यालय दोनों जो है पारस्परिक रूप से जुड़ा है। तो आपको जो है ये सामाजिक संवेगात्मक समस्याएं जो हैं वो उसको समझते हुए ये ब्लॉक 1 को हम लोग खत्म करते हैं। और ब्लॉक 1 जो खत्म हो जाएगा तो ब्लॉक 2 में हम लोग प्रारंभिक विद्यालय का बालक एक अध्ययन, इसमें ब्लॉक 2 जो है वो बच्चे के विकास के सिद्धांत एवं कारक, बच्चे के विकास के सिद्धांत एवं कारक, ये दूसरा ब्लॉक है। और दूसरे ब्लॉक में 3 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है, और तीनों यूनिट्स में बच्चे के विकास क्या क्या सिद्धांत है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की रूपरेखा कैसी होती है, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। बस ये जो चीजें हैं हमको बातें करनी है, ये दूसरे ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक है। तो ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की रूपरेखा कैसी होती है, थोड़ा सा हम लोग उस पर बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय का जो बालक है वो, उसको बात करने से पहले थोड़ा सा मानव के विकास की अवस्थाओं को बात किया है। विकास की अवस्थाएं क्या होती है? बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था के बाद क्या होती है? युवावस्था होती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है, उसके बाद वृद्धावस्था होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मानव के विकास की अवस्थाओं को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा
कि ये बच्चा जो है सो विकास की किस अवस्था में है। आपको नो डाउट आपको क्या करना चाहिए, आपको बच्चे के विकास की अवस्था जो है प्रारंभिक अवस्था है, तो वो जो है वो उस अवस्था को समझते हुए आपको विकास की योजनाएं बतानी चाहिए, उसको युवावस्था या उसको किशोरावस्था वाली बातें नहीं। हाँ, ये कोर्स जो है वो सीआईजी का जो प्रोग्राम है वो एनसीईआरटी के सहयोग से, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, जो स्कूल एजुकेशन के लिए अपने देश में सर्वोत्कृष्ट संस्था मानी जाती है, उसके सहयोग से इग्नू ने डिजाइन किया है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस। आपको अच्छा लगेगा सुन करके, तो मैंने खुद से इस प्रोग्राम को बच्चों को समझने के लिए किया है। ठीक है, तो ये मानव विकास की अवस्थाओं को आप इस रूप में जानें। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का कैसा परिचय होता है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, इसको समझना है। तो बच्चा कैसा होता है, बार बार जहां तहां मारपीट कर रहा है, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी में रोना धोना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी में उसको टॉयलेट्स जाना है, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी में आपको बोले कि हम मैडम अभी हम बाहर जाएंगे, सर अभी हमको थोड़ा बाहर जाना है, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा हम फला से मिल करके आते हैं, थोड़ा झूठ मूठ का बहाना बनाएगा, पेंसिल नहीं है हम फला से पेंसिल मांग करके आते हैं। ये सब उसके स्वभाव में है, उसकी बचपना में है। तो इसको आप प्रमुख विशेषताओं के रूप में देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय का जो बच्चा है उसके विकास के विभिन्न आयाम क्या होते हैं, शारीरिक विकास के आयाम होते हैं, सामाजिक विकास के आयाम होते हैं, संवेगात्मक इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसके आयाम होते हैं, संज्ञानात्मक, इमोशनल और संज्ञानात्मक में थोड़ा सा अंतर है, संज्ञानात्मक बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ठीक है ना। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास होता है, उसके बाद मोरल का डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे के विकास के विभिन्न आयाम हैं, कभी कभी प्रश्न भी इससे पूछा जाता है कि बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें, तो आप शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास, नैतिकता विकास, और ये जब सब तैयार हो जाता है, इस तरीके की बातें जब पूरी हो जाती है विभिन्न आयाम, तो बच्चा जो है एक समग्र बालक के रूप में तैयार हो जाता है, और फिर उसके लिए आगे की योजनाएं आप तय कर सकते हैं। मतलब बच्चे का समग्र विकास कैसे हो सकता है, उसका शारीरिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका संज्ञानात्मक विकास हो, उसका संवेगात्मक विकास हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से विकास के विभिन्न आयामों को यदि वो प्राप्त कर लेता है, तब उसमें एक समग्र विकास की बात पूरी होती है। फिर दूसरी बात है कि जो यूनिट है, चौथा यूनिट है विकास के सिद्धांत पर चर्चा करता है। तो विकास के सिद्धांतों को आपको क्यों अध्ययन करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया है कि विकास का सिद्धांत कैसा होता है, ठीक है ना। विकास के सिद्धांत में आपको एक बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं बताया गया है, आपके ब्लॉक में दिया गया है कि विकास लगातार होते रहता है, वो आपके चाहने से रुकता नहीं। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, मतलब बाल्यावस्था है, उसके बाद किशोरावस्था है, उसके बाद युवावस्था है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था है, उसके बाद जो है वृद्धावस्था है, इस तरीके से क्रमबद्ध होता है। विकास की दिशा क्या होती है उसके बारे में बताया हुआ है। विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है, सामान्य क्रिया है उसे विशिष्ट की ओर जो विकास जो है बढ़ता है। बच्चा पहले जनरलाइज होता है और बाद में चल करके वो देखिएगा कि आर्ट्स ग्रुप में उसको बहुत इंटरेस्ट है, वो स्पेशलाइज हो रहा है आर्ट्स ग्रुप में। कल को वो बच्चा आपसे कहेगा कि नहीं हम साइंस में स्पेशलाइज होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये विकास का जो क्रम है वो सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। विकास की गति, विभिन्न गतियों से विकास होता है। उसके बाद विकास के प्रत्येक अवस्था की विशिष्ट विशेषताएं होती है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा बुलंद है, ये बड़ी तेजी से बोलता है, ये बहुत धीरे से बोलता है, ये दुबला पतला है, तो उसमें शारीरिक क्षमता का विकास नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, और बच्चे का विकास एक पूर्ण इकाई के रूप में होता है जब समग्र बातें उसकी पूरी हो जाती, जो हमने सामाजिक, सांवेगिक और संज्ञानात्मक विकास की बात बताए, उसको पूरा करने के बाद उसके बच्चे का विकास एक पूर्ण इकाई के रूप में होता है। तो ये जो है आपको बच्चे के विकास को तो समझना है, और समझ करके
उसके बारे में। सिद्धांत जब आप बोले तो कुछ ऐसा सिद्धांत नहीं है कि न्यूटन के सिद्धांत की तरह कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऐसा कोई सिद्धांत है। सिद्धांत में हमने जिन बातों की चर्चा की है वही सिद्धांत है। अच्छा, अब जो अगला यूनिट है उसमें विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विकास को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ दिया हुआ है कि अनुवांशिक कारक, मतलब हेरिडिटी, जो उसको माता पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, कोई बच्चा जो है आप देखेंगे कि मंद बुद्धि का, वो पैदा ही हुआ है थोड़ा सा विकृति लिख के साथ, तो अनुवांशिक कारक है। उसके बाद आनुवांशिकेतर कारक, वो ठीक ठाक है, पैदाइशी बहुत ठीक ठाक है, हेरिडिटी से कोई मतलब नहीं। लेकिन हेरिडिटी से अलग जो कारक है वो क्या है, वो गड़बड़ सरबड़ लोगों से समाज में मिलता है, गड़बड़ सरबड़ बच्चों से उसका इंटरेक्शन होता है, वो क्या क्या सीख करके चला आता है, बाहर से गाली गुप्ता सीख करके चला आता है। आप देखें कि जब तक स्कूल नहीं जा रहा था तब तक तो बहुत ठीक था, लेकिन स्कूल से इधर जहां आ रहा है घर तो क्या क्या सीख करके आता है। अब माता पिता इस बात के लिए चिंतित हैं कि कहाँ किससे मिलता जुलता है, पता नहीं स्कूल में कौन कौन इसको जो है वो भद्दी भद्दी गालियां सिखाता है। तो विकास पर इसका भी प्रभाव है। और प्रकृति एवं पालन पोषण, जो इन्वायरमेंट है, प्रकृति, उसका भी बहुत असर पड़ता है। ठंडे प्रदेशों में बच्चों के विकास की जो बातें हैं कुछ अलग आपको देखने को मिलेंगी, और उनके पालन पोषण के तरीके अलग होते हैं, हरदम जैकेट और गर्म कपड़े। जबकि आप देखेंगे कि अपने यहाँ अभी गर्मी पड़ रही है तो अभी कोट पैंट जैकेट की जरूरत नहीं है, तो इसमें भी पालन पोषण पर भी असर करता है। फिर अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका होती है, जो अभिभावक हैं उनकी भूमिका होती है और शिक्षक की भूमिका होती है। तो ये जो है ना, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आप जब प्रश्न पूछा जाता है बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो आप आनुवांशिक कारक मतलब हेरिडिटी फैक्टर, और अदर देन हेरिडिटी जो फैक्टर्स हैं वो, फिर नेचुरल फैक्टर, फिर क्या है पालन पोषण, कैसा वो ब्रिंग अप हो रहा है, उसके बाद पेरेंट्स का फैक्टर, और फिर टीचर्स का फैक्टर। ये जो है इतने फैक्टर्स जो है विकास को प्रभावित करते हैं, और बच्चों के विकास के लिए इतनी सारी बातें चलती रहती है। अब जो है ये इस तरीके से हमने ये 3 यूनिट जो है उसके बारे में आपको बताया। और अब जो है वो तीसरा ब्लॉक जो है विकास के आयाम, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। और ये डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में आप देखिए कि इसमें 3 ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं वो तीसरे ब्लॉक में विकास के आयाम, विकास के डेवलपमेंट के आयाम। तो क्या है, शारीरिक और गामक विकास, शारीरिक विकास और गामक विकास हम बात करते हैं अभी। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, फिर भाषा विकास, उसके बाद लास्ट जो है सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। ऑफ कोर्स आपको ये विकास के आयामों की चर्चा हम कर चुके हैं, और केवल इसको समअप कर देते हैं आपको तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा कि जो शारीरिक और गामक विकास है, जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के हैं तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उनके शरीर जो है वो कुपोषित नहीं हो। तो आपको एज ए पेरेंट आपको करना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उनको ज्यादा खेलते कूदते हैं इधर उधर, इसलिए उनके शरीर की कैलोरी की जरूरतें ज्यादा होती हैं। सो वो कैलोरी जो है उनको ज्यादा चाहिए होगा, तो वो जो है उस कैलोरी के मुताबिक उनको तो ज्यादा ही खर्चे करने पड़ते हैं, खाने पीने की बातें के लिए ज्यादा ही उनके ऊपर खर्चा किया जाए। ठीक है ना। ये चीज है शारीरिक और गामक विकास। गामक विकास क्या होता है, ठीक है, शारीरिक विकास तो समझ रहे हैं, गामक से मतलब क्या है, जो शारीरिक बातें हैं जो वो एक फिजिकल से संबंधित है। और गामक बातें क्या है, गामक का मतलब होता है गतिज, डायनेमिक पार्ट जो है, अंग्रेजी में इसको डायनेमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना। शारीरिक विकास के साथ साथ डायनेमिक डेवलपमेंट भी होता है। क्या डायनेमिक डेवलपमेंट है, बच्चे जो है तो कल तक जब स्कूल नहीं जा रहे थे तो उतने ज्यादा खेल कूद नहीं करते थे। अभी क्या है ना, स्कूल जाने लगे तो उनके कुछ दोस्त बन गए, और वो दोस्त बन गए तो बाहर जा करके वो शाम को 4 बजे जब धूप कम होएगा तो वो जाना चाहता है बाहर।
तो उसका वो डायनेमिक पार्ट है और डेवलपमेंट के लिए वो सब भी जरूरी है। ठीक है। अब संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, वो किसी बात को अपने संज्ञान में कितनी जरूरी बातों को लेता है और कितनी बातों को छोड़ता रहता है। कभी कभी आप देखेंगे माता पिता को ये कहते हुए, कह रहे तुमको ये बात बता रहे नहीं समझ में आ रहा, तुम सुन नहीं रहे हो, मतलब वो संज्ञान में उनकी बातों को ले ही नहीं रहा है। ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि कॉग्निशन में नहीं लेना, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक मतलब बच्चे आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और वो उनके संज्ञान में बातें जा रही है। एक बात भाषात्मक विकास, आप जानते हैं कि बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, बहुत चीजों का उच्चारण वो शुद्ध शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अभी वो सीख रहे हैं। उनको तालव्य श, दंत स और मूर्धन्य श के उच्चारण स्थान को यदि आप बताएं तो वो तीनों के उच्चारण को पूरी तरह से ठीक ठाक करेंगे। क ख ग घ नौ वाला जो नौ है और टवर्गी नौ जो है रावण, ठीक है, बाण और इधर में नवीन, ये नौ का उच्चारण स्थान अलग अलग है और आप उनको भाषात्मक विकास के स्तर पर इन बातों का ज्ञान देंगे। उसके बाद आप जानते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं तो समाज में बच्चों का थोड़ा मिलना जुलना हो रहा है। आप जब देखेंगे इनको, अरे ये चाचा है आए हैं, थोड़ा प्रणाम करो इनको। हाँ, अच्छा प्रणाम करो, प्रणाम कर लिया, ठीक है, चाचा को थोड़ा पानी ला करके दो, बैठने के लिए कुर्सियां दो। ठीक है। ये आप क्या है, उनको सोशली जो है सो ट्रेन करते रहते हैं सामाजिक रूप से। ये दादी है, इनको प्रणाम करो, ये बूढ़ी दादी है, इनको प्रणाम करो, इनकी बातों को सुनना है, देखो तुमसे मिलने आए। ठीक है। सामाजिकता का विकास करना। संवेगात्मक इमोशनल बातें, बात बात में रो जाना, बात बात में जो है किसी को गाली देना, बात बात में जो है वो खींच जाना, परेशान हो जाना। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, आप बोलेंगे भोजन करने के लिए, नहीं अभी भूख नहीं है, आज नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। ठीक है ना। अब वो खाना ही बंद कर दिया है, आप परेशान है माता पिता अभिभावक के रूप में घर में। ठीक है। तो उनके संवेग को समझना, इमोशंस को समझना, किन बातों से ये हर्ट होता है और किन बातों से खुशी होता है, उसको पुचकार करके समझा करके अपनी बातों को बता देना। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, ये चोरी करना बहुत गलत है, ये नहीं, ठीक है ना, चोरी मत करना, ये नैतिकता के विरुद्ध है। ठीक है ना। ऊंचे स्वर में नहीं बात करना, ये देखो ये ठीक से जो है, ये चाचा है, ये दादा है, ये नानी है, ये नाना है, उनके साथ सही आचरण करना, ये कुछ बातें ऐसी है जिसको आपको समझना चाहिए। और जब विकास के आयामों की चर्चा होगी तो प्रारंभिक अवस्था के बालक को कैसे आप समझते हैं, उनके विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। तो वहां पर क्या करते हैं, उनके शारीरिक विकास, ग्रामक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। बस ये सारे पॉइंट्स को आप डील कर देंगे, आपका उत्तर पूरा, और यही सब प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से NES 101 के जो है वो हमने 3 ब्लॉक्स आपके लिए कवर किया है। और सबसे पहली बात कि आज हम लोग थोड़ा समअप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में अंतर बताया, गाइडेंस कहाँ है, काउंसलिंग कहाँ है। उसके बाद हमने बताया आपको कि ये मार्गदर्शन में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका क्या है। तो आप शिक्षक हैं तो आपकी भूमिका आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो है बच्चे के विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से कारक हैं, हमने उस पर चर्चा की। उसके बाद विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा की। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि बच्चों के विकास के लिए ये सारी बातें जो है तो बहुत जरूरी है। और इस तरीके से NES 101 का हम लोग जो है फर्स्ट जो कोर्स है उसको कवर किया। और हमें लगता है कि अब जो है इंटरेक्शन का वक्त है। अब आपके सवालों को सो हम लेंगे और आपसे सुनेंगे कि कहाँ तक हम लोग हैं जो है सो तो हम अब इन बातों को आपके